Hello students, welcome to Med Academy. My name is Malika and continuing with the chapter of transport of water. This is part 2. Part 1 में हमने डिस्कस किया that the transportation of water was occurring through diffusion और facilitated diffusion. जो short plants में जो थोड़ा height जिनकी कम थी उसमें जो पानी कैसे ट्रांसपोर्ट होता है from roots to the higher part of the plant. लेकिन अब कैसे लॉन्ग ट्रीज़ में पूरा ट्रांसपोर्ट है वाटर का, बिकॉज इतना हाइट में ट्रांसपोर्ट डिफ्यूजन के थ्रू अगर करवाना दैट विल बी टफ, एनर्जी बहुत ज़्यादा चाहिए होगी, प्लस पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि जो साइट है प्रोडक्शन की, जैसे लीव में जो फूड का सिंथेसिस होता है फोटोसिंथेसिस के थ्रू, वो काफ़ी हायर पार्ट्स में होगा, और जो पानी जैसे डिस्टेंस भी अगर देखा जाए टॉल ट्रीज़ में बहुत ज़्यादा होते हैं। सिर्फ डिफ्यूजन के थ्रू तो पता नहीं कितना टाइम लग जाएगा अगर सिर्फ डिफ्यूजन के थ्रू ही वाटर का ट्रांसपोर्ट अगर हुआ तो, क्योंकि जो प्रोडक्शन है फूड की या एब्जॉर्प्शन है कहाँ पर होती है वो पूरे ट्री में इतना बड़ा है तो कहीं पर भी पॉसिबल हो सकती है। और डिफ्यूजन से अगर करवाएं, सिर्फ अकेला डिफ्यूजन ही जो पूरा प्रोसेस है जिसके थ्रू ट्रांसपोर्टेशन हो पाए, ट्रांसलोकेशन जिसके थ्रू अगर हम बात करें वो कैसे पॉसिबल हो पाएगी हायर ट्रीज़ में, हायर प्लांट्स में वैस्कुलर सिस्टम से जो ट्रांसपोर्टेशन होती है, वैस्कुलर से जैसे हमने डिस्कस किया था इन द पार्ट 1, कैसे ट्रांसपोर्ट होता है उसे हम ट्रांसलोकेशन बोलते हैं। अब जब हायर ट्रीज़ में बात करते हैं लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट वो हो पाएगा मास फ्लो और वी कैन से इट एज बल्क फ्लो के थ्रू। मास फ्लो या बल्क फ्लो के थ्रू, बल्क मतलब सिर्फ एक सब्सटेंस ही एक जगह से दूसरी जगह पर पास ऑन नहीं करेगा, पूरा बल्क में, पूरे बल्क में जितने भी सब्सटेंसेस होंगे वो एक जगह से दूसरी जगह पर पास ऑन करेंगे, ट्रांसपोर्ट होंगे। तो उस सिस्टम को वी कॉल इट एज मास फ्लो और बल्क फ्लो। और ये जो सिस्टम है दैट ओनली अकर इन हायर प्लांट्स, शॉर्ट प्लांट्स में, क्योंकि शॉर्ट प्लांट्स में अप्रॉक्सीमेट 50 माइक्रोमीटर तक जितने प्लांट्स अगर हैं वो ही ट्रांसपोर्ट करवा पाते हैं डिफ्यूजन के थ्रू, बट इन हायर प्लांट्स डिफ्यूजन इज़ नॉट सफाइस। तो उसके लिए क्या ज़रूरत है? मास फ्लो या बल्क फ्लो की, जिसमें पूरे के पूरे ग्रुप ऑफ सब्सटेंसेस पूरा बल्क में एक जगह से सारे ट्रांसपोर्ट हो पाएँ दूसरी जगह पर। तो दिस इज़ मास फ्लो या बल्क फ्लो। और ट्रांसलोकेशन हमने पहले पढ़ा दैट इतने हायर प्लांट्स में जाइलम और फ्लोएम ही काम आता है जो ट्रांसपोर्ट करवा पाता है डिफरेंट सब्सटेंसेस, वाटर, मिनरल, जो भी ट्रांसपोर्ट करवा पा रहा है, उसी प्रोसेस को वी कॉल इट एज ट्रांसलोकेशन। अब अगर हम बात करें कि किस तरीके से ट्रांसपोर्ट हो पाता है, जैसे एनाटमी में, जो एनाटमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स चैप्टर में पूरा स्ट्रक्चर प्लांट्स का होता है फ्रॉम एपिडर्मिस टू कॉर्टेक्स देन पेरिसाइकल, उसमें फिर वैस्कुलर सिस्टम पूरा प्रेजेंट होगा। ये सारा स्ट्रक्चर एनाटमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में जितना भी रूट्स का या स्टेम का स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, राइट। लेकिन अगर अब कैसे हो पाएगा? अब जैसे हायर प्लांट्स में डिफ्यूजन तो होती नहीं है, अलग अलग पाथवेज हैं जिसके थ्रू वाटर क्या होगा फ्रॉम एपिडर्मिस, जो आउटर कवरिंग है, जो प्लांट की आउटर कवरिंग है, उसके थ्रू पूरा का पूरा इनर में वैस्कुलर टिश्यू में, जाइलम में, फ्लोएम में पूरा वाटर ट्रांसपोर्ट करवा सकें। तो उस पाथवे को, दो पाथवेज होते हैं जिसके थ्रू वाटर ट्रांसपोर्ट होता है। पहली बात तो अगर रूट हेयर्स के बारे में पढ़ो, सिर्फ रूट्स वाटर एब्जॉर्ब नहीं करती हैं। यहाँ ये रूट्स हैं प्लांट्स की, दीज आर योर रूट्स, ठीक है। बहुत सारी रूट्स होंगी और इनके ऊपर टाइनी स्लेंडर लाइक एक्सटेंशंस होंगी यहाँ पर। जो ये रूट हेयर्स ही होती हैं जो मेन काम करती हैं किसका? वाटर एब्जॉर्प्शन का। रूट्स के ऊपर भी रूट हेयर प्रेजेंट होते हैं, ऐसे टाइनी फिंगर लाइक, जैसे बहुत स्मॉल एक्सटेंशंस होती हैं जो रूट के बाहर निकली होती हैं। यही जो काम है ये रूट हेयर्स हैं, यही क्या करते हैं? एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। जो मेन काम है पानी कैसे एब्जॉर्ब हो पाता है दैट इज़ डन बाय रूट हेयर। और एक और चीज़ होती है, सरफेस एरिया को भी बढ़ाता है। सिर्फ अगर रूट्स क्या करें, सिर्फ रूट्स ही पानी को एब्जॉर्ब करें
इतना ज़्यादा एरिया की अवेलेबिलिटी नहीं होगी जिससे वो पानी एब्जॉर्ब कर पाएंगे। देन रूट हेयर कम इनटू फंक्शन, वो क्या करेंगे, एक तो सरफेस एरिया बढ़ाएंगे ताकि इंक्रीज हो पाएगा एरिया, उसी जितना सरफेस एरिया इंक्रीज हो पाएगा उतना ही वाटर रूट्स क्या कर पाएंगे, एब्जॉर्ब कर पाएंगे। तो मेन जो काम है, पहली बात तो रूट हेयर, मेन जो काम है वो रूट हेयर का होता है, जो वाटर क्या कर पाता है, एब्जॉर्ब कर पाता है। मेन फंक्शन जो रूट के एक्सटेंशंस, जो हेयर लाइक एक्सटेंशंस प्रेजेंट होती हैं वो काम करती हैं, नॉट कि रूट सिर्फ अकेले काम करेंगे। और एक तो हो गया एब्जॉर्प्शन, दूसरा क्या था, सरफेस एरिया को इंक्रीज करना। ये भी काम कौन करता है, रूट हेयर का ही काम होता है। अब बात करते हैं कि अब रूट हेयर ने रूट में पानी ट्रांसपोर्ट करवा दिया, रूट से फिर वो आगे पानी ऊपर जाएगा, वाटर का ट्रांसपोर्ट होगा। दो तरीके के पाथवेज होते हैं जिसके थ्रू जो वाटर है वो ट्रांसपोर्ट हो पाता है, ठीक है। एक जो पाथवे है दैट इज कॉल्ड एज योर एपोप्लास्ट पाथवे, एपोप्लास्ट पाथवे, और दूसरा है सिम्प्लास्ट पाथवे, जिसके थ्रू पानी क्या है, रूट से अंदर पूरे पेरिसाइकल में वैस्कुलर सिस्टम दैट इज योर जाइलम एंड फ्लोएम, उसमें जा पाता है। दो पाथवेज हैं, एपोप्लास्ट पाथवे एंड सिम्प्लास्ट पाथवे। दो पाथवेज के थ्रू होता है। एपोप्लास्ट का मतलब क्या हुआ, जो पानी है वो सिर्फ सेल वॉल्स में ही आगे ट्रांसपोर्ट हो पाएगा। मतलब जैसे ये पूरी सेल्स हैं, क्योंकि एनिमल्स में तो सेल वॉल ही होती है, राइट। ये एपिडर्मल सेल है, देन हमारा कॉर्टेक्स का सेल हुआ, ये कॉर्टेक्स की सेल है, वॉल है। फिर हमारा आया एंडोडर्मिस, उसकी सेल वॉल है। फिर आया पेरिसाइकल, जाइलम और फ्लोएम में पानी अंदर जाएगा, फिर जाइलम और फ्लोएम से आगे पानी ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है। जाइलम और फ्लोएम से ही हायर पार्ट्स में जाता है। पहले जाने के लिए जाइलम और फ्लोएम में जाना भी तो ज़रूरी है। रूट से कैसे, जो रूट हेयर्स हैं यहाँ पे एक्सटेंशंस हैं, अब रूट हेयर में पानी चला गया, कैसे वो जाइलम और फ्लोएम में जाएगा, कैसे जाइलम और फ्लोएम आगे हायर प्लांट्स में, हायर पार्ट्स में पानी पूरा ट्रांसपोर्ट करवा पाएंगे। तो दो पाथवेज हैं, एक हो गया हमारा एपोप्लास्ट पाथवे, दूसरा है सिम्प्लास्ट पाथवे। क्या डिफरेंस होता है, एपोप्लास्ट में क्या होगा, जो वाटर है ना, रूट ने पानी यहाँ पर एपिडर्मस सेल्स में दिया, तो जो वाटर है दैट विल पास फ्रॉम द सेल वॉल्स, आउटर लेयर से ही पास करता करता ये सेल वॉल्स में ही पास ऑन होता जाएगा। सेल वॉल से हो रहा है प्रोटोप्लाज्म, जो अंदर का पूरा एरिया है, पूरा साइटोप्लाज्म का जितना भी एरिया है उसमें वाटर नहीं जाता, सिर्फ और सिर्फ बाहर से ही पूरा आगे जाके ये जाइलम में और फ्लोएम में पहुंच पाते हैं। सिर्फ बाहर के थ्रू, सिर्फ सेल वॉल के थ्रू ही जो वाटर है ये आगे ट्रांसपोर्ट होता है। उस पाथवे को क्या नाम दिया है, एपोप्लास्ट पाथवे। आउटर सेल वॉल के थ्रू पास करना दैट इज एपो, आउटर में ओ भी आ रहा है तो थोड़ा बहुत शॉर्ट फॉर्म में याद रख सकते हैं कि आउटर सेल वॉल्स में पास करना, दिस पाथवे इज कॉल्ड एज योर एपोप्लास्ट पाथवे। अब बात करते हैं सिम्प्लास्ट की। सिम्प्लास्ट में क्या होगा, जो वाटर है, वाटर की जो मूवमेंट है वो सेल वॉल से होगी, मतलब सेल के अंदर पार्ट से होगी। प्रोटोप्लाज्म फिर प्लाज्मोडेस्माटा ये अंदर से पास ऑन होगा। ये रिलेटिवली थोड़ा सा स्लो प्रोसेस है और ग्रेडियंट पर भी ये प्रोसेस डिपेंडेंट होता है। अब ज़रूरत क्या थी, अगर ये स्लो पाथवे है, एस से सिम, एस फॉर स्लो, एज़ कम्पेयर टू एपोप्लास्ट ये थोड़ा सा स्लो पाथवे। अब ज़रूरत क्या थी, अगर एपोप्लास्ट से ही नॉर्मली वाटर कंडक्ट हो रहा है, एपोप्लास्ट के थ्रू ही रूट हेयर से ये पूरा जाइलम में, पूरा वैस्कुलर सिस्टम में वाटर ट्रांसपोर्ट हो रहा है, तो क्या नेसेसिटी थी कि सिम्प्लास्ट पाथवे आया, क्या ज़रूरत थी कि सिम्प्लास्ट पाथवे शो हुआ। नॉर्मली एपोप्लास्ट के थ्रू जो कंडक्शन है वाटर की वो क्यों पॉसिबल नहीं हो पाई। द मेन रीज़न इज़ दैट कि जैसे ये हुआ हमारा एपिडर्मिस, ये हुआ कॉर्टेक्स, ये हुआ एंडोडर्मिस, ठीक है। ये एनाटॉमी में भी पढ़ा है कि सारी लेयर्स होती हैं। और फिर ये हुआ पेरिसाइकल, पेरिसाइकल में जाइलम है और फ्लोएम है, ठीक है।
अब इसमें क्या होगा, एंडोडर्मिस में, अगर एनाटॉमी के चैप्टर में थोड़ा याद हो, एंडोडर्मिस में थोड़े बहुत थिक सेल वॉल स्ट्रक्चर होता है, दैट इज कॉल्ड एज, उसमें डिपोजिशन होती है, दैट इज कॉल्ड एज सुबेरिन या कैस्पेरियन स्ट्रिप्स भी बोलते हैं। एंडोडर्मिस में थिक सेल वॉल है, दैट इज कॉल्ड एज योर कैस्पेरियन स्ट्रिप्स। एंडोडर्मिस में प्रेजेंट थोड़ा थिक स्ट्रक्चर होता है जो एंडोडर्मिस में प्रेजेंट होगा। एपिडर्मिस की लेयर्स कैसी होती हैं, जो सेल्स हैं, दैट इज थिन सेल वॉल्ड, और उसमें स्पेसेस भी थोड़ी प्रेजेंट होती हैं। कॉर्टेक्स में भी यही है, पैरेन्काइमेटस सेल्स होंगे, जो सेल के बीच में जितना भी स्पेस है वो प्रेजेंट होगा, इंटरसेल्युलर स्पेस प्रेजेंट होगी कॉर्टिकल रीजन में। एंडोडर्मिस में क्या होगा, जो सेल्स होंगे वो टाइडली कंपैक्ट होंगे। सेल्स अगर टाइडली कंपैक्ट हैं उनमें डिपोजिशन भी होगी, सुबेरिन की डिपोजिशन होती है, और उनको क्या बोलते हैं, कैस्पेरियन स्ट्रिप्स। क्या बोला जाता है, कैस्पेरियन स्ट्रिप्स। सुबेरिन की डिपोजिशन, अलग अलग टाइप के कंपाउंड्स प्रेजेंट होते हैं, तो उसकी डिपोजिशन एंडोडर्मल रीजन में प्रेजेंट है, और उसी की वजह से जस्ट बिकॉज ऑफ दीज कैस्पेरियन स्ट्रिप्स, जो सेल वॉल की जो लाइनिंग है उनमें वाटर ईजिली पास ऑन नहीं कर पाएगा। एपिडर्मिस में, कॉर्टेक्स में, इसमें क्या हो रहा था, सेल वॉल में ईजिली वाटर जो है वो ट्रांसपोर्ट हो रहा था, लेकिन कैस्पेरियन स्ट्रिप्स या एंडोडर्मिस में वाटर ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाएगा। दिस इज़ द रीज़न कि अगर सेल वॉल में वाटर ट्रांसपोर्ट नहीं हो रहा तो सेल के अंदर से पूरा उसका साइटोप्लाज्म रीजन में वाटर ट्रांसपोर्ट होगा। तो सिर्फ यहीं पर क्या होता है, सिम्प्लास्ट पाथवे होती है, और बाकी पूरे रीजन में एपोप्लास्ट पाथवे प्रेजेंट होता है, क्योंकि एपोप्लास्ट पाथवे इज रिलेटिवली फास्टर एज कम्पेयर टू सिम्प्लास्ट पाथवे। तो कि कैस्पेरियन स्ट्रिप की वजह से सेल वॉल में, जो सेल वॉल है पूरी एंडोडर्मिस की, उसमें वाटर ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाएगा इजीली, तो सेल के अंदर से प्रॉपर साइटोप्लाज्म के रीजन में जो सेल है वो ट्रांसपोर्ट होगा, एंड दैट पाथवे इज कॉल्ड एज योर सिम्प्लास्ट पाथवे। अब वाटर चला गया पूरा का पूरा, ये दो रीजन्स में एपोप्लास्ट पाथवे था, यहाँ पर सिम्प्लास्ट हुआ, फिर नॉर्मली वो एपोप्लास्ट पाथवे से जाइलम और फ्लोएम में जो वाटर है वो चला गया। अब जाइलम और फ्लोएम में जाने के बाद आगे भी फंक्शंस होते हैं, कैसे जाइलम में हायर रूट्स में, हायर स्टेम्स में, पार्ट्स में, जितने भी प्लांट के, कैसे जाइलम से आगे ट्रांसपोर्ट होते हैं। फ्लोएम भी आगे कैसे अपना ट्रांसलोकेशन करवाता है वो आगे की बात है। अभी के पहले रूट हेयर से कैसे वाटर पूरा अलग अलग पाथवेज के थ्रू ट्रांसपोर्ट हुआ, राइट। अब दूसरी भी चीज़ आती है कि कभी कभार जैसे सिंपली रूट हेयर में, नॉर्मली रूट हेयर ने एब्जॉर्ब किया वाटर एंड देन ऑल द प्रोसेस विल अकर, लेकिन कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिनमें फंगल एसोसिएशन के साथ वो रहते हैं। द मेन एग्जांपल इज पाइनस। पाइनस क्या है, बहुत ज़्यादा क्लोज एसोसिएशन में, अगर फंगल एसोसिएशन नहीं होगी देन प्लांट्स में ये पूरा पाथवे, इन पाइनस प्लांट्स में ये नहीं हो पाएगा। तो पाइनस के साथ जो फंगल एसोसिएशन होगी दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज योर माइकोरहाइजा। इन दोनों की एसोसिएशन को ही क्या बोलते हैं, माइकोरहाइजा। और अगर ये प्रोसेस नहीं होगा, अगर फंगस के साथ एसोसिएशन नहीं हुआ तो जितना भी ये पाथवे है ये नहीं हो पाएगा। बेसिकली करता क्या है, जो ये फंगल एसोसिएशन जो ये पूरा प्रेजेंट होगा पाइनस के साथ, ये रूट हेयर में एब्जॉर्प्शन करवाएगा, क्योंकि रूट हेयर पाइनस में खुद एब्जॉर्ब वाटर नहीं कर पाएंगे। तो वो फंगस जो भी प्रेजेंट होगा पाइनस के साथ वो क्या करेगा, रूट हेयर की एब्जॉर्प्शन, रूट हेयर में क्या करेगा, पानी इजीली ट्रांसपोर्ट हो सके। तो ये काम करेगा फंगस जो पाइनस के साथ अटैच्ड होगा। साथ में कुछ तो अब नॉर्मली सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है, माइकोरहाइजा इज सिम्बायोटिक, मतलब दोनों को प्रॉफिट मिलेगा। अगर पाइनस और फंगस पाइनस में प्रॉफिट दिलवा रहा है तो पाइनस भी तो कुछ ऐसी चीज़ें कर रहा होगा कि फंगस को भी प्रॉफिट मिल रहा होगा, क्योंकि बिना बेनिफिट के कोई काम करेगा नहीं, कुछ तो मिल रहा होगा। तो क्या चीज़ें होंगी जो पाइनस है या नॉर्मली हायर प्लांट्स में भी ऐसा एसोसिएशन होता है। जनरली पाइनस इज एक्सेप्शन, क्यों, क्योंकि बिना उसके रह नहीं सकता। कुछ हायर प्लांट्स ऐसे भी होते हैं कि अगर फंगल एसोसिएशन नहीं भी होगा तो वो अपना नॉर्मल जो ये पाथवे है, सिम्प्लास्ट और एपोप्लास्ट पाथवे, ये कंटिन्यू कर सकते हैं। अब अगर हायर प्लांट्स या पाइनस की ही बात करते हैं,
तो ये जो फंगस को क्या प्रोवाइड करेंगे, कुछ नाइट्रोजनस कंपाउंड या कुछ शुगर सर्वाइवल के लिए, फंगस की सर्वाइवल के लिए कुछ ऐसे शुगर, क्योंकि प्लांट्स का तो काम ही है शुगर्स बनाना, तो शुगर सिक्रीट करेंगे और वो कुछ फंगस के पास भी जाएंगे, तो दोनों को ही क्या मिल रहा है, इसमें प्रॉफिट मिल रहा है। तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज योर माइक्रोराइजा सिम्बायोटिक एसोसिएशन। ये बात हो गई एपोप्लास्ट और सिम्प्लास्ट की। अब दूसरा जो बात है कि कैसे जाइलम से पूरा आगे ट्रांसपोर्ट होता है। जाइलम ने प्रेशर रूट में क्रिएट किया, फिर रूट से आगे वो कैसे ट्रांसपोर्ट किया जाता है, उस प्रोसेस को हम पढ़ेंगे। एक टर्म आती है दैट इज कॉल्ड एज रूट प्रेशर। रूट प्रेशर और इसी में गटेशन। ठीक है, अब इस प्रोसेस में क्या होता है, रूट प्रेशर, अब जैसे जाइलम में वाटर काफ़ी इंक्रीज्ड अमाउंट में बढ़ गया, जाइलम में बहुत ज़्यादा अमाउंट हो गई, अब क्या होगा, वो जाइलम क्या करेगा, रूट्स पर बहुत ज़्यादा प्रेशर देगा, रूट्स में बहुत ज़्यादा प्रेशर होगा, उसकी वजह से क्या होगा, पूरा ट्रांसपोर्ट वाटर का रूट्स में वो आगे ट्रांसपोर्ट करवा पाएगा। उसी चीज़ को क्या बोलते हैं, रूट प्रेशर, जो क्या करेगा, वाटर को ईजिली, अगर बिल्डअप हो रहा है प्रेशर, पानी बहुत ज़्यादा जाइलम में हो रहा है, तो वो क्या करेगा, रूट्स को आगे प्रेशर उसमें दे पाएगा ताकि ट्रांसपोर्ट वाटर का ईजिली हो सके। जैसे अगर एग्जांपल के तौर पर विंटर सीजन में या थोड़ा सा हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट में क्या होगा, जनरली विंटर सीजन में ही देखने को मिलता है कि रात के टाइम जब मॉर्निंग में अगर उठते हैं तो लीफ पर वाटर की ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट होती हैं, राइट। वो क्यों होता है, क्या रीज़न है उसका, क्योंकि पूरा का पूरा लीफ पानी से पूरा कवर्ड होता है, उसका जो सरफेस है पूरा कवर्ड होगा वाटर के ड्रॉप से, और अगर हम स्टेम को कट भी करेंगे तो उसमें भी वाटर के ड्रॉप्स मिलेंगे। दैट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ रूट प्रेशर। क्यों, क्योंकि पानी तो है रूट्स के अंदर, उनमें प्रेशर तो डेवलप हो रहा है, और उसी की वजह से जो वाटर रूट्स में प्रेजेंट है वो आगे, क्योंकि प्रेशर अब बहुत ज़्यादा हो गया है, हायर प्रेशर से जो वाटर है वो लोअर प्रेशर में जाने की कोशिश करेगा, ऊपर जाने की कोशिश करेगा, तो उसी की वजह से जो ड्रॉप्स दिखती हैं, अगर स्टेम को कट करके देखा जाए उसके अंदर जो ड्रॉप्स दिखती हैं, उसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, गटेशन। जो टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स जो मिलती हैं, और रीज़न उसका क्या है, रूट प्रेशर। ठीक है, ये रीज़न, मेन जो रीज़न पूरा प्रेजेंट होगा रूट प्रेशर का। अब रूट प्रेशर बड़े प्लांट्स में सिर्फ रूट प्रेशर से काम नहीं चलेगा, ये थोड़े मीडियम साइज प्लांट्स में अगर बहुत ज़्यादा प्रेशर है, हाई प्रेशर है रूट्स के अंदर, पानी बहुत ज़्यादा जाइलम में भर चुका है, उसकी वजह से हायर प्लांट्स में मतलब आगे स्टेम्स में वो पास ऑन करेगा। लेकिन हाई प्लांट्स में काफ़ी जो टॉल ट्रीज़ है उनमें रूट प्रेशर भी काम नहीं करता, उसमें एक अलग थ्योरी है, उसमें एक अलग मैकेनिज़्म है जिसकी वजह से आगे हायर प्लांट्स में रूट्स में जो पानी है वो आगे हायर प्लांट्स में जाता है, और उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ट्रांसपिरेशन पुल। और थ्योरी भी साइंटिस्ट ने बनाई है जिसे क्या कहते हैं, ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी। इससे क्या समझ में आ रहा है, ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी मतलब वाटर जो है वो पुल हो रहा है, रूट से हायर प्लांट्स में पुल किया जा रहा है वाटर। क्या रीज़न होगा, जस्ट बिकॉज ऑफ ट्रांसपिरेशन। तो नाम से ही समझ में आ रहा है ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी। ट्रांसपिरेशन की वजह से, अब ट्रांसपिरेशन क्या होता है, ट्रांसपिरेशन की वजह से पानी नीचे से ऊपर पुल किया जाता है ताकि वाटर की मूवमेंट ईजिली हो सके, उस थ्योरी को बोलते हैं ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी। ट्रांसपिरेशन का मतलब हुआ जितना भी वाटर लॉस होगा, लीव से जितना भी वाटर लॉस होगा उस चीज़ को क्या बोलते हैं, ट्रांसपिरेशन। जितना भी वाटर बना है, जितना भी लीव्स में फोटोसिंथेसिस के टाइम पे हुआ है, 99% उतना पानी एब्जॉर्ब, जितना भी 100% पानी अगर लिया भी, 99% पानी सारा का सारा रिमूव्ड हो जाता है बाय द प्रोसेस कॉल्ड एज ट्रांसपिरेशन। जैसे इवेपोरेशन होती है, नॉर्मली सरफेस से वाटर वेपर्स निकलते हैं, ऐसी लीव्स में भी एक कंडीशन है दैट इज ट्रांसपिरेशन, जिसकी वजह से वाटर वेपर्स 99% वाटर वेपर्स प्लांट्स में से निकलते हैं।
वाटर लॉस होता है। और यही रीज़न है कि जितने भी डेजर्ट प्लांट्स हैं उनमें ट्रांसपिरेशन ऐसे मैकेनिज्म्स वो डेवलप कर लेते हैं जिसकी वजह से क्या होता है, वाटर लॉस नहीं हो पाता। क्योंकि अगर 99% वाटर लॉस हो रहा है तो प्लांट्स के पास कितना बचेगा। अगर ट्रांसपिरेशन हो रही है, एक्सेसिव वाटर लॉस हो रहा है, तो ऐसे टेंशन क्रिएट होगा रूट्स में, पूरा प्लांट्स में से टेंशन डेवलप होगी जिसकी वजह से क्या होगा, वाटर पुल्ड होगा फ्रॉम द रूट्स टू द स्टेम। क्योंकि ऊपर से अगर पानी निकल रहा है, वाटर वेपर्स के थ्रू ऊपर से पानी अगर निकल रहा है तो नीचे से भी प्रेशर होगा कि अब पानी ऊपर तक पहुंचाना है। क्यों? क्योंकि ऊपर में लीव्स के एरिया में पानी कम हो रहा है, तो ऐसी टेंशन डेवलप होगी, उसे कोहेजन टेंशन थ्योरी बोलते हैं, दैट वी विल डिस्कस। तो पूरा आगे ट्रांसपोर्ट हो पाएगा। उससे पहले बात करते हैं कि ट्रांसपीरेशन करता कौन है। लीव्स में होती है, वो समझ में आ गया, लेकिन कौन करता है? तो लीफ में ऐसे स्ट्रक्चर्स भी होंगे जो ट्रांसपीरेशन करवाने में हेल्प करते हैं। तो माइन्यूट पोर्स विच आर प्रेजेंट ऑन द लीफ दैट हेल्प इन ट्रांसपीरेशन आर कॉल्ड एज स्टोमेटा। टाइनी पोर्स लीव्स में प्रेजेंट होंगे, उसी की वजह से क्या है, स्टोमेटा ब्रीदिंग में भी हेल्प करती है, O2 और CO2 का एक्सचेंज में भी हेल्प करती है। साथ के साथ स्टोमेटा ट्रांसपीरेशन में भी पूरा रोल प्ले होता है स्टोमेटा का। डाइकॉट लीव्स में, डॉर्सिवेंट्रल लीफ में जो स्टोमेटा का मेजरली जो जितना भी अमाउंट है वो डाइकॉट्स में लोअर साइड पर प्रेजेंट होगा। दिस इज़ प्रेजेंट इन ऑल द एनाटमी चैप्टर कि कितना डाइकॉट लीफ में कहाँ पर स्टोमेटा का नंबर है, मोनोकॉट लीफ में कैसे स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। डाइकॉट लीफ में स्टोमेटा लोअर साइड पर ज़्यादा होगा और मोनोकॉट में इक्वल होगा लोअर और अपर में। ठीक है, तो डाइकॉट में स्टोमेटा टाइनी पोर्स विच आर प्रेजेंट, और स्टोमेटा में स्ट्रक्चर प्रॉपरली पढ़ा है, पहले भी क्लासेस में पढ़ा है कि स्टोमेटा में गार्ड सेल्स होते हैं जो कवर करके रखते हैं। जैसे ये स्टोमेटल एपर्चर है, दीज आर योर गार्ड सेल्स, और ये फिर एपिडर्मल सेल्स हो गए। राइट, ये हो गया स्टोमेटल एपर्चर यहाँ पर। और जो सराउंड करके रखता है स्टोमेटल एपर्चर को, जो स्टोमेटा को सराउंड करके रखता है, दीज आर कॉल्ड एज गार्ड सेल्स। और गार्ड सेल्स के बाहर जो ये वाले सेल्स हैं, दीज आर कॉल्ड एज सब्सिडरी सेल्स। तो गार्ड सेल्स अगर वाटर एंटर कर रहा है गार्ड सेल्स में तो वो क्या करेगा, प्रेशर बिल्डअप होगा। जैसे वी डिस्कस्ड इन पार्ट 1 कि प्लांट सेल में अगर पानी एंटर हो रहा है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से पानी अंदर आ रहा है, इन द केस ऑफ हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक कंडीशन के केस में क्या हो रहा था, वाटर बाहर से अंदर की तरफ में आ रहा था और अंदर क्या प्रेशर डेवलप हो रहा था, टर्गल प्रेशर, उसी की वजह से ओपनिंग हो रही है। तो इस कंडीशन में भी यही होगा। गार्ड सेल्स में क्या होगा, पानी अगर अंदर आएगा तो गार्ड सेल्स का जो ये थिक वॉल्ड है, जो स्टोमेटल एपर्चर की जो थिक वॉल्ड है, ये क्या करेगी, ओपन होने की कोशिश करेगी। ओपन होके ये स्टोमेटा ओपन है तो इसमें ईजिली ट्रांसपीरेशन हो पाएगा। दैट इज़ द रीज़न हाउ गार्ड सेल्स हेल्प इन ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। अगर पानी का जो अमाउंट है अगर ज़्यादा है तो गार्ड सेल्स ईजिली ओपन हो जाएंगे, उसमें ट्रांसपीरेशन होगी। पानी का अमाउंट कम है तो गार्ड सेल्स ओपन नहीं हो पाएंगे और जिसकी वजह से ट्रांसपीरेशन नहीं हो पाएगी। ट्रांसपीरेशन के फैक्टर्स भी हैं जिसकी वजह से डिपेंडेंट होता है, जैसे वाटर ह्यूमिडिटी। अब सपोज अगर बहुत ज़्यादा एनवायरनमेंट में पानी बहुत ज़्यादा है तो ऑफकोर्स सी बात है क्या होगा, ट्रांसपीरेशन ज़्यादा होगा कि कम होगा। अगर बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी है तो क्या हो सकता है, बहुत ज़्यादा लाइटनिंग है, बहुत ज़्यादा धूप है तो क्या हो सकता है, ह्यूमिडिटी के कंडीशन में टेम्परेचर अगर बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा लाइट है, बहुत ज़्यादा अगर हवा चल रही है, विंड स्पीड बहुत ज़्यादा है, तो ट्रांसपीरेशन पे क्या क्या इफेक्ट पड़ सकते हैं, कैसे ट्रांसपीरेशन होगी। ह्यूमिड कंडीशन में पानी ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है, पानी अगर एटमॉस्फेयर में ज़्यादा है तो गार्ड सेल्स को वो क्या करेगा, प्रेशर देगा, टर्जिडिटी बढ़ेगी, प्रेशर पूरा गार्ड सेल्स के अंदर, तो उसकी वजह से क्या होगा, गार्ड सेल्स ओपन होंगे एंड देन ट्रांसपीरेशन विल अकर। टेम्परेचर की बात करते हैं, अगर जितना हाई टेम्परेचर होगा, बेसिकली जैसे इवेपोरेशन होती है, वी स्वेट राइट फॉर कूलिंग, प्लांट्स को भी यही ज़रूरत होती है, जैसे हमारी स्वेटिंग होती है बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल रखने के लिए, बॉडी कूल्ड रहे, ज़्यादा हॉट टेम्परेचर बॉडी का ना हो।
वैसे ही अब प्लांट्स का भी कुछ तरीका है इवेपोरेशन करने का, बॉडी को कूल करने का। दिस इज़ द रीज़न वाई दैट इज ट्रांसपीरेशन इज अकरिंग, बॉडी को कूल रखने के लिए। अगर बाहर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, बाहर बहुत ह्यूमिडिटी है, तो ट्रांसपीरेशन उतनी ही ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि जितना वाटर लॉस होगा, प्लांट की बॉडी, प्लांट का पूरा जो स्ट्रक्चर है वो भी कूल रहेगा। तो टेम्परेचर अगर इंक्रीज होगा तो ट्रांसपीरेशन का जो रेट है, ट्रांसपीरेशन का जो प्रोसेस है, वो भी क्या होगा? बढ़ेगा। लाइट की भी यही जो रीज़न है, जैसे बताया जितना सनलाइट होगी, जितनी धूप ज़्यादा पड़ेगी, टेम्परेचर भी बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो ट्रांसपीरेशन भी हो पाएगी। विंड स्पीड, हवा जितनी ज़्यादा तेज़ होगी तो क्या ट्रांसपीरेशन पे इफ़ेक्ट होगा? अब ज़्यादा हवा बहुत ज़्यादा चल रही है तो इतना वाटर की अवेलेबिलिटी या इतना ह्यूमिड इन्वायरमेंट नहीं होगा, तो ट्रांसपीरेशन का थोड़ा रेट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, राइट। So these are the factors on which the transpiration is dependent, right? ये ज़रूरतें बता दी। पहले तो क्या था, फोटोसिंथेसिस में भी ट्रांसपीरेशन हेल्प करता है, शेप मेंटेन करना, सेल का स्ट्रक्चर पूरा मेंटेन करना, और कूलिंग इफेक्ट, ये सारी जो चीज़ें हैं, ये मिनरल्स प्रोवाइड करना, जितना भी प्लांट्स को न्यूट्रिशन चाहिए वो कैसे होगा, दैट वी विल स्टडी। ट्रांसपीरेशन कैसे हेल्प करता है कि पूरे प्लांट्स को, पूरे सॉइल को, रूट्स को मिनरल मिल सके, वो हम बात करेंगे अभी जस्ट ट्रांसपीरेशन पुल थ्योरी में, कैसे ट्रांसपोर्ट पूरा हो पाता है। अब ये हमने पूरा ट्रांसपीरेशन पढ़ लिया। स्टोमेटा में कैसे वाटर लॉस हुआ, क्या प्रोसेस हुआ। जैसे ही स्टोमेटा से ऊपर के एरिया से वाटर लॉस हो रहा है, नीचे में पूरे रूट्स में, पूरे स्टेम में टेंशन डेवलप होगी कि वाटर अब क्या करना है, ऊपर ट्रांसपोर्ट करवाना है। उसी थ्योरी को, जैसे पूरा ट्रांसपोर्ट होता है, उस थ्योरी को क्या बोलते हैं? कोहेजन टेंशन ट्रांसपीरेशन थ्योरी। अब इसमें क्या होगा, जब टेंशन डेवलप होगी कि प्लांट्स को प्रॉपर्ली वाटर एक जगह से, रूट से प्रॉपर्ली ऊपर तक पहुंचाना है। क्यों? क्योंकि स्टोमेटा ने तो पूरा वाटर इवेपोरेट कर दिया, पूरा ट्रांसपीरेशन का प्रोसेस हो गया। अब पानी की भी तो कमी होगी, क्योंकि जितना 99% वाटर लॉस हो रहा है तो अब पानी भी चाहिए होगा। तो जाइलम क्या करेगा, रूट्स में से जाइलम ऊपर की तरफ पर, जैसे यहाँ पर जाइलम है, ये क्या करेगा, जितने भी वाटर मॉलिक्यूल्स हैं ऊपर तरफ में हायर प्लांट्स में, हायर पार्ट्स में पहुँचाने की कोशिश करेगा। और जिसे क्या बोला, कोहेजन टेंशन ट्रांसपीरेशन थ्योरी। इसमें 3 चीज़ें आती हैं। द फर्स्ट इज कोहेजन, देन ट्रांसपीरेशन, एडहेशन एंड सरफेस टेंशन। इसमें क्या होगा, अब वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे, क्योंकि वाटर पूरे सरफेस पर, जो लीव्स का सरफेस था उसमें वाटर क्या होगा, कम हो गया, तो वाटर मॉलिक्यूल्स भी प्रेजेंट होंगे। तो कोहेजन क्या हुआ, वाटर मॉलिक्यूल्स जैसे यहाँ पर आपस में इकट्ठे ग्लूड हो गए। वाटर मॉलिक्यूल्स बहुत सारे भी हो सकते हैं, 2-3 भी हो सकते हैं। तो ये सारे वाटर मॉलिक्यूल्स क्या है, ऊपर की तरफ, क्योंकि यहाँ पर पूरे प्रेजेंट होंगे, आपस में ग्लूड होंगे। तो अगर इकट्ठे होंगे तभी क्या होगा, बल्क में, जैसे हमने भी पढ़ा बल्क सिस्टम था, तो अगर इकट्ठे होंगे वाटर मॉलिक्यूल्स का पूरा ग्रुप होगा तो वो ईजिली ट्रांसपोर्ट हो सकता है। जाइलम क्या करेगा, वाटर मॉलिक्यूल्स को नीचे रूट से हायर प्लांट में, जहाँ पे लीफ में, जहाँ पर ट्रांसपीरेशन हो रही थी, वहाँ पर ट्रांसपोर्ट करवाने में हेल्प करेगा। तो दैट इज कॉल्ड एज कोहेजन, अटैचमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स टुगेदर, पूरी अट्रैक्शन होना वाटर मॉलिक्यूल्स में। और इनमें जनरली हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं जो वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ अटैच्ड होते हैं ताकि आपस में रहें। हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है जिसकी वजह से आपस में वाटर मॉलिक्यूल्स अटैच रहते हैं। दिस इज कोहेजन। अब अडहेशन क्या होता है, अडहेशन में ये जो वॉल है, जो जाइलम की जो ट्रेकरी एलिमेंट्स की वॉल है, वाटर मॉलिक्यूल्स खुद एक दूसरे के साथ भी अटैच रहते हैं, साथ में वाटर मॉलिक्यूल्स ये जो जाइलम की वॉल है इनके साथ भी अटैच रहते हैं। अगर अटैच नहीं होंगे तो कैसे ऊपर जाइलम वाटर को ऊपर तक पहुंचा पाएगा। तो अडहेशन का मतलब क्या हुआ, अटैचमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स विद द वॉल्स ऑफ ट्रेकरी एलिमेंट्स। जाइलम की वॉल्स के साथ भी वाटर मॉलिक्यूल्स की अटैचमेंट करवाना ताकि वाटर इजीली ऊपर तक पहुंच पाए। दिस इज कॉल्ड एज एडहेशन।
सरफेस टेंशन का क्या मतलब हुआ? सरफेस टेंशन डेवलप मतलब अगर वाटर ऊपर से अगर सिग्नल नहीं आएंगे, अगर ट्रांसपिरेशन हो रही है, टेंशन डेवलप हो रही है, टेंशन क्रिएट हो रही है, तो उसकी वजह से नीचे भी क्या होगा, रूट्स में ऐसे सिग्नल्स आएंगे कि आगे ऊपर पूरा पानी पहुंचाना है। तो सरफेस टेंशन क्या करता है, पूरा एक साथ कट्ठे ऊपर तक जो फ्लो जाता है वाटर का, दैट इज कॉल्ड एज सरफेस टेंशन। तो इसी थ्योरी को बोला ट्रांसपिरेशन पुल ही है ये। क्यों? क्योंकि लीव्स क्या करती है, उसको ऊपर तक पहुंचाने में, वाटर को पूरा रूट्स के थ्रू ऊपर तक पहुंचाने में क्या करती हैं, लीव्स हेल्प करती हैं। सो दिस वाज अबाउट योर ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी कि कैसे वाटर जाइलम से होते होते पूरा ऊपर तक पहुंच पाता है। अब ये तो बात हो गई वाटर की। मिनरल्स भी तो चाहिए, न्यूट्रिशन भी पूरा प्लांट्स को चाहिए, सॉइल में न्यूट्रिशन है, सॉइल से अब रूट्स में कैसे जाएगा? क्योंकि जितने भी प्लांट्स हैं, जैसे लेग्यूमिनस प्लांट्स हो गए, एब्जॉर्ब करते हैं न्यूट्रिशन, अपना पूरा नाइट्रोजन एब्जॉर्ब करते हैं, वो तो सॉइल में जा रहा है। अब जैसे फर्टिलाइजर्स भी डालते हैं, जो भी न्यूट्रिशन जैसे फार्मर्स पूरा प्रोसेस करते हैं, वो सारा जितना भी न्यूट्रिशन है सॉइल्स में डाल रहे हैं, रूट्स में डायरेक्टली तो नहीं डल रहा है। तो सॉइल में अब जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं, जितने भी आयंस हैं, मिनरल आयंस जितने भी हैं, वो कैसे रूट्स में पास ऑन होते हैं? क्योंकि सारा मटेरियल हम रूट्स में डायरेक्ट नहीं डालते, हम मिट्टी में डालते हैं, मिट्टी से वो आगे ग्रोथ होती है। तो इसका भी कुछ मैकेनिज्म है जिसकी वजह से जितने भी मिनरल्स हैं, जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं, वो सॉइल से कैसे रूट्स में जाते हैं। ये तो था अपटेक ऑफ वाटर की कैसे वाटर जाइलम से ऊपर हायर प्लांट्स में जा रहा था। नाउ वी आर गोना डिस्कस अबाउट द अपटेक ऑफ मिनरल आयंस और कैसे उसका ट्रांसलोकेशन, पूरे जितने भी आयंस हैं, जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं, उनका ट्रांसलोकेशन हो पाता है। अब बात करते हैं अपटेक ऑफ मिनरल आयंस। दो चीज़ें होती हैं जो सॉइल में जितने भी मिनरल्स हैं, दे कैन बी ट्रांसपोर्टेड एक्टिवली एज वेल एज पैसिवली। एक्टिवली का मतलब क्या हुआ कि एनर्जी एक्सपेंडिचर होती है। अब सॉइल में जैसे दिस इज द एग्जांपल, ये पूरी रूट्स हैं, यहाँ पर सॉइल में मेरे मिनरल्स डाले जितने भी आयंस थे। अब जो कंसंट्रेशन है ना आयंस में, यहाँ पर सॉइल में जितने भी आयंस की कंसंट्रेशन है वो थोड़ी कम है एज़ कम्पेयर टू रूट्स में। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, एनर्जी की एक्सपेंडिचर होगी। यहाँ पर आयंस की कंसंट्रेशन कम है, ज़्यादा है, और यहाँ पर आयंस की कंसंट्रेशन कम है। तो आयंस क्या करेंगे, यहाँ पर रूट्स में जाने के लिए एक्टिवली ट्रांसपोर्ट होंगे, मतलब एनर्जी जो है क्या होगी, ज़्यादा चाहिए होगी सॉइल को ट्रांसपोर्ट करवाने में। और दूसरी चीज़ ये भी आती है कि आयंस क्या हैं, जो मिनरल आयंस हैं वो डायरेक्टली इतने इजीली परमिएबल नहीं होते। मिनरल आयंस दे आर नॉट परमिएबल। ये मिनरल आयंस हैं जो इतनी इजीली सॉइल से रूट्स में पास ऑन नहीं कर पाते, क्योंकि सेल वॉल का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का डेवलप्ड होता है जिसकी वजह से जितने भी आयंस हैं वो पास ऑन नहीं कर पाते। तो ऐसे रीजंस हैं जिसकी वजह से क्या होता है, जो ट्रांसपोर्ट है बिटवीन सॉयल एज वेल एज बिटवीन रूट्स, दिस इज डन बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट एज वेल एज पैसिव ट्रांसपोर्ट। एक और चीज़ आती है, जो हेयर सेल्स हैं, ये भी हेल्प करते हैं सॉइल को अपटेक, सॉइल के जो मिनरल्स हैं उनको अपटेक करवाने में। इनमें पंप्स प्रेजेंट होते हैं जो क्या करेंगे, सॉइल में से रूट आयंस को ले पाते। हेयर्स में जो रूट हेयर सेल्स हैं उनमें पंप्स प्रेजेंट होंगे, उनमें ऐसे कुछ प्रोटीन्स प्रेजेंट होंगे जो मिनरल आयंस को सॉइल से रूट्स में आगे ट्रांसपोर्ट करवाने में हेल्प करते हैं। राइट, सो ये तो हुआ अपटेक कैसे ले पा रहे हैं सॉइल से, जितना भी आयंस हैं, जितनी भी कंसंट्रेशन है सॉइल से, वो एक्टिवली एज वेल एज पैसिवली दोनों तरीक़ों से ले पा रहे हैं। अब बात करते हैं ट्रांसलोकेशन की। अगर ले लिया जितना भी मिनरल था, जितना भी आयंस थे, सारे ले लिए, आगे ट्रांसपोर्ट कैसे होंगे, तो दैट विल अकर इन ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन ये पहले भी जैसे हमने काफ़ी बार डिस्कस कर लिया, दैट व्हाट इज ट्रांसलोकेशन, अपटेक ऑफ वाटर एंड मिनरल्स विद द हेल्प ऑफ ट्रेक्री एलिमेंट्स। जाइलम का काम पढ़ लिया कि जाइलम कैसे ट्रांसपिरेशन पुल से
कोहेजन टेंशन थ्योरी से, ये सारा हमने पढ़ा। अब बात करेंगे इसमें फ्लोएम की, कि फ्लोएम कैसे हेल्प करता है ट्रांसपोर्ट करवाने में जितना भी मटेरियल है, ठीक है। एक होता है फ्लोएम लोडिंग और एक होता है फ्लोएम अनलोडिंग। फ्लोएम लोडिंग इज सोर्स एंड फ्लोएम अनलोडिंग इज सिंक। जैसे हमने पार्ट 1 में डिस्कस किया दैट फ्लोएम का जो फ्लो है दैट इज बाई डायरेक्शनल, मतलब सोर्स टू सिंक में जाते हैं। अगर सोर्स जैसे लीव्स हैं, लीव्स में फ्रूट अगर डेवलप हो रहा है, लीफ में कोई भी शुगर का पार्ट है दैट इज सुक्रोज, मेजर जो लीफ डेवलप करते हैं दैट इज सुक्रोज। तो सुक्रोज लीफ में बना वो पूरे अलग अलग रूट्स में, स्टेम में, पूरे लीफ में भी पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। तो ये एक तो ये पार्ट्स में हुआ, सोर्स कौन सा था, लीफ था, और सिंक अलग अलग पार्ट्स में पहुंचाना। दूसरा केस ये भी हो सकता है कि रूट से जितना भी मिनरल्स हैं, जितने भी आयंस जैसे रूट्स में प्रेजेंट थे वो अपाइकल बड में, लेटरल मेरिस्टेम्स में भी, गोइंग बेसिकली ग्रोइंग टिप्स पे पहुंचाने हैं। तो सोर्स इसमें क्या हो गया, रूट्स, और सिंक क्या हुआ, जहाँ पर फ्लोएम की अनलोडिंग होनी है वो क्या हो गया हमारा, ग्रोइंग टिप ऑफ द प्लांट, राइट। तो इसमें क्या हो रहा है, ऊपर से नीचे भी आ रहा है, नीचे से ऊपर भी जा रहा है। जैसे यहाँ पर अगर मैं लीफ की बात करूँ, ये पूरा स्टेम का एरिया है और यहाँ पर रूट्स हैं, ठीक है। यहाँ पर लीफ में सुक्रोज बनाया, तो लीफ में अलग अलग पार्ट्स में भी तो जाना है, पूरे अलग अलग पार्ट्स में भी तो जो जितना भी मटेरियल बना है, जितना भी मटेरियल लीव्स ने बनाया है, ये पूरा अलग पार्ट में भी तो जाना है। तो एक तो यहाँ से नीचे भी जाएगा, यहाँ भी जाएगा। दूसरा क्या हुआ, रूट से ऊपर पहुँच जाएगा। तो बाय डायरेक्शनल हो गया कि नहीं हो गया, दोनों तरीक़ों से। बेसिक जो चीज़ है वो ध्यान रखनी है कि जो फूड है वो सोर्स से सिंक में जाता है। अब सोर्स कोई भी तरीके का सोर्स हो सकता है, कहीं से भी फूड ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है, और सिंक जहाँ पर फूड की कमी है वो क्या हो गया, सिंक। तो दो चीज़ें होती हैं, फ्लोएम लोडिंग एंड फ्लोएम अनलोडिंग। दूसरी ये भी चीज़ आती है कि अगर ओल्डर प्लांट्स हैं, जितने भी ओल्डर पार्ट्स हैं लीफ के या कोई भी स्ट्रक्चर हैं, अगर उनका सेनेसेंस एज क्लोज हो रहा है, मतलब एजिंग कंडीशन उनकी ज़्यादा हो रही है, डेथ अगर उनकी ज़्यादा हो रही है, तो जितना भी उनके अंदर मिनरल्स हैं, जितने भी न्यूट्रिएंट्स उनमें प्रेजेंट हैं, जैसे फॉस्फोरस, नाइट्रोजन, सल्फर, कैल्शियम, ये सारे मेजरली पोटाशियम, फॉस्फोरस, नाइट्रोजन, सल्फर एंड पोटाशियम, ये सारे न्यूट्रिएंट्स क्या होंगे, रीमोबिलाइज्ड हो जाएंगे। मतलब अगर ओल्डर लीव्स में उनकी डेथ ज़्यादा हो रही है, उनकी सेनेसिंग एज ज़्यादा पास आ रही है, तो क्या होगा उसके अंदर, ये सारे जितने भी मिनरल्स हैं दे विल बी रीमोबिलाइज्ड इनटू यंगर लीफ। मतलब अपना सारा का सारा न्यूट्रिशन ये, क्योंकि उनको पता है उनकी डेथ होने वाली है, उनके पास ज़्यादा टाइम है नहीं, तो ये क्या करेंगे, दे आर वेरी स्मार्ट, ये क्या करेंगे, सारा का सारा जितना भी मटेरियल है वो सारा यंगर लीफ में। क्यों, क्योंकि यंगर लीफ को चाहिए उनकी डेवलपमेंट के लिए, उनके न्यूट्रिशन के लिए, दे नीड पूरा का उनको मिनरल मिल सके। तो ये सारे जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं ये क्या करेंगे, यंगर लीव्स में ट्रांसपोर्ट करवाएंगे, राइट। सो ओल्डर लीव्स विल what will be the function of older leaves? Older leaves will remobilize the material. Remobilize मतलब मोबिलाइज्ड हो चुके हैं, ये पहले ओल्डर लीव्स में प्रेजेंट थे। री का मतलब क्या होगा, दोबारा से दूसरे यंगर पार्ट्स में ट्रांसपोर्ट करवा देना। सो ओल्डर लीव्स विल रीमोबिलाइज ऑल द मटीरियल, जितना भी न्यूट्रिएंट है, इनटू यंगर लीव्स। ये सारा जनरली जितना हायर अमाउंट में यही सारा न्यूट्रिशन ट्रांसपोर्ट होता है। लेकिन कैल्शियम ऐसा एक मिनरल है जो ट्रांसपोर्ट या रीमोबिलाइज नहीं हो सकता। कैल्शियम के अलावा जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं, जितने भी मिनरल्स हैं, ये सारे के सारे ट्रांसपोर्ट करवाए जा सकते हैं, राइट। अब बात करते हैं कि क्या क्या ट्रांसपोर्ट होता है। जाइलम और फ्लोएम दोनों ही इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक मटेरियल दोनों ही ट्रांसपोर्ट करवाने में हेल्प करते हैं। दोनों ही क्या करेंगे, इनऑर्गेनिक जैसे नाइट्रोजन हो गया, ऑर्गेनिक में अमाइनो एसिड हो गया, फॉस्फोरस, सल्फर। ये नहीं कि सिर्फ जाइलम इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स में हेल्प करेगा और फ्लोएम ऑर्गेनिक में, नो।
जाइलम और फ्लोएम कुछ कुछ पार्ट में ऐसा भी होता है कि जाइलम और फ्लोएम दोनों ही क्या करेंगे, न्यूट्रिएंट्स को पास ऑन करवाने में हेल्प करेंगे, दोनों ही काम कर सकते हैं कि ईजिली सारा का सारा न्यूट्रिएंट क्या हो, पास ऑन हो सके। ये बात होगी ट्रांसलोकेशन हो रही है। अब कैसे होगी, जैसे मैंने तो जस्ट इसमें रफली बताया ना कि कैसे सुक्रोज लीव्स में बना था, वो पूरे पार्ट्स में, पूरे रूट्स में जाएगा। अब कैसे जाएगा, क्या रीज़न है कैसे लीव्स में, अगर सोर्स है, लीव्स पूरी सोर्स है, सुक्रोज बन गया तो वो पूरा का पूरा जो सुक्रोज है वो कैसे डिफरेंट पार्ट्स में पहुंच सकेगा। तो एक थ्योरी थी मास फ्लो हाइपोथेसिस और प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस, उसमें ये बताया गया, जो साइंटिस्ट थे मंच, उन्होंने इसकी पूरा ये बताया कि कैसे ट्रांसलोकेशन हो पाती है फ्लो हाइपोथेसिस और प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस। दिस वॉज डेवलप्ड बाय मंच। अब इनमें जो फ्लो है, पूरा जो ट्रांसलोकेशन है, दोनों जाइलम और फ्लोएम दोनों ही पार्ट प्ले करते हैं ट्रांसपोर्टेशन में। कैसे, दिस इज़ योर फ्लोएम, जिसमें क्या है, कंपेनियन सेल्स होते हैं, सीव ट्यूब्स होते हैं, सीव प्लेट्स होती हैं, ये सारा स्ट्रक्चर अगर याद है एनाटॉमी में ये पूरा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। यहाँ पर ये सीव प्लेट्स हो गई जिसमें क्या है, सीव पोर्स प्रेजेंट होंगे। सीव प्लेट्स हैं, उनके अंदर सीव पोर्स हैं ताकि न्यूट्रिएंट इजीली पास ऑन कर सके, राइट। सो दिस इज़ योर सीव प्लेट और उसके अंदर सीव पोर। ये ऐसे स्ट्रक्चर पूरा फ्लोएम में प्रेजेंट होगा। ये पूरा स्ट्रक्चर है क्या, ये पूरा स्ट्रक्चर किस चीज़ का, दिस इज़ योर सीव प्लेट, सीव ट्यूब। सीव ट्यूब में सीव प्लेट है और सीव प्लेट के बीच में क्या है, सीव पोर्स हैं। ये फ्लोएम का स्ट्रक्चर है। साथ के साथ अगर ध्यान याद हो तो सीव ट्यूब के साथ एक स्ट्रक्चर और प्रेजेंट होता है, दैट इज कॉल्ड एज कंपेनियन सेल्स। क्लोज एसोसिएशन में होती है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं सीव ट्यूब को, है ना। तो ये स्ट्रक्चर, ये पूरा किसका है, फ्लोएम का स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा। दीज आर योर कंपेनियन सेल्स, दिस इज सीव ट्यूब और बीच में सीव प्लेट्स के में सीव पोर्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है। अब फ्लोएम के जस्ट पैरेलल ही फ्लो होता है क्या, जाइलम, जिसमें वाटर फ्लो होगा। यहाँ पे वाटर प्रेजेंट है, फ्लोएम के जस्ट पैरेलल में ही पूरा जो ट्यूब है ये प्रेजेंट होती है। सो दिस इज योर जाइलम एंड दिस इज योर फ्लोएम, ठीक है। ये मास फ्लो हाइपोथेसिस है जो मंच ने, साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये पूरा बताया, फिजियोलॉजिस्ट प्लांट के पूरा बताया। अब बात करते हैं, यहाँ पर है सोर्स, दिस इज़ योर सोर्स, जहाँ पर फूड बना। जनरली लीव्स में सुक्रोज बनता है, लीव्स में क्या बनेगा, सुक्रोज। लीव्स में जो सोर्स होगा दैट विल बी योर सुक्रोज, फॉर्म ऑफ ग्लूकोज ही है ये, राइट। तो सुक्रोज बना सोर्स में, यहाँ पर प्रॉपर बना, और यहाँ पर जैसे है सिंक, दूसरे पार्ट में फ्लोएम ही हेल्प करेगा। ध्यान देना, जाइलम इज जस्ट मतलब थोड़ा बहुत सपोर्टिंग कैरेक्टर ही है, लेकिन मेजरली फ्लोएम ही है जो क्या करता है, फूड को सोर्स से सिंक में ट्रांसपोर्ट करवाने में हेल्प करेगा। अब सोर्स है यहाँ पर, अब सोर्स में बहुत ज़्यादा मिनरल्स हैं या कंसंट्रेशन सॉल्यूट्स की बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होगी सोर्स में, राइट। सोर्स में कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है। अब इस कंडीशन में क्या होगा, सिंक में जो सॉल्यूट का जो कंसंट्रेशन है दैट विल बी लो। इसमें जो कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा होगा और इसमें जो कंसंट्रेशन है वो कम होगी। अब सोर्स का जो सॉल्यूट का कंसंट्रेशन है वो सोर्स से किस में जाएगा, कंपेनियन सेल्स में जाएगा, और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फ्लोएम लोडिंग, राइट। इस प्रोसेस को क्या बोला, फ्लोएम लोडिंग। यहाँ से हायर कंसंट्रेशन थी, सॉल्यूट का जो कंसंट्रेशन था वो ज़्यादा था, यहाँ से पूरा ट्रांसपोर्ट होगा इनटू कंपेनियन सेल्स। अब यहाँ से कंपेनियन सेल्स में सॉल्यूट का कंसंट्रेशन बढ़ गया, सॉल्यूट का कंसंट्रेशन बढ़ा तो ये यहाँ पर भी जो कंसंट्रेशन है सॉल्यूट का बढ़ जाएगा।
अब जैसे ही यहाँ पर सोल्यूट का कंसंट्रेशन बढ़ा, वाटर का कंसंट्रेशन क्या हो गया, कम है, क्योंकि सोल्यूट इंक्रीज है। जैसे हमने वाटर पोटेंशियल और सोल्यूट पोटेंशियल पढ़ा था, वाटर पोटेंशियल अगर ज़्यादा होगा तो सोल्यूट पोटेंशियल कम होगा, लेकिन इसमें सोल्यूट का कंसंट्रेशन क्या है, ज़्यादा है, तो वाटर का कंसंट्रेशन कम होगा। अब वाटर चाहिए तो कौन वाटर देगा, जाइलम। जाइलम से वाटर आएगा यहाँ पर ऑस्मोसिस के थ्रू और ये फ्लोएम में पास ऑन कर जाएगा। अब अगर वाटर ज़्यादा हो गया, उसकी वजह से टर्गर प्रेशर बढ़ेगा, सेल वॉल पे प्रेशर बढ़ेगा, वो रीज़न होगा सोल्यूट सारा का सारा सीफ पोर से प्रेजेंट होगा और यहाँ पे नीचे आता जाएगा पानी की वजह से, क्योंकि जाइलम ने क्या किया, वाटर प्रोवाइड किया ना सोल्यूट को, तो सोल्यूट पूरे के पूरे सीफ प्लेट्स में जो पोर्स हैं इसकी वजह से, क्योंकि पानी प्रेशर इंक्रीज हो गया, सोल्यूट में जितना भी कंसंट्रेशन था उसमें टर्गर प्रेशर बढ़ गया, उसकी वजह से जो वाटर है वो सारा का सारा यहाँ पर आएगा नीचे, और फिर यहाँ से अगर यहाँ पर नीचे आ गया सारा का सारा सोल्यूट, तो सोल्यूट यहाँ से कंपेनियन सेल्स में गया और कंपेनियन सेल से ये सिंक में चला गया, और जब वो सिंक में चला गया उस प्रोसेस को हमने क्या बोला, फ्लोएम अनलोडिंग। ठीक है, फ्लोएम लोडिंग में क्या हो रहा था, जो भी मटेरियल था वो सारा सोर्स से जो सोल्यूट थे, जितने भी आयंस बने, जो भी प्रोसेस था वो सारा कंपेनियन सेल से फ्लोएम में सीफ ट्यूब में आया, वाटर की वजह से, और एंडोऑस्मोसिस हुई है, इसमें अंदर आया है पानी, एंडोऑस्मोसिस। अब यहाँ पर सोल्यूट कम हो गया क्योंकि सारा का सारा सिंक में चला गया, पानी है यहाँ पर ज़्यादा, पानी तो नहीं मूव किया ना, सिर्फ और सिर्फ जितना भी मटेरियल न्यूट्रिशन प्रेजेंट था वो मूव किया, पानी फ्लोएम में था। अब पानी यहाँ पर ज़्यादा है तो वापस से जाइलम में चला जाएगा पानी विद द हेल्प प्रोसेस कॉल्ड एज एक्सोऑस्मोसिस, क्योंकि सोल्यूट ही गया है, वाटर की मूवमेंट नहीं हुई है, वाटर वापस से जाइलम में चला जाएगा और ये साइकिल ऐसे चलती जाएगी। फ्लोएम लोडिंग फ्रॉम सोर्स टू सिंक, कैसे, कंपेनियन सेल से जितना भी सोल्यूट था वो सारा का सारा सिंक में चला जाएगा। प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस इसे इसीलिए बोला क्योंकि यहाँ पर प्रेशर, सोल्यूट का कंसंट्रेशन ज़्यादा थी और प्रेशर यहाँ पर, टर्गर प्रेशर की वजह से ही, वाटर की मूवमेंट की वजह से ही सोल्यूट यहाँ से यहाँ पहुँचा, क्योंकि यहाँ पे पानी बिल्कुल नहीं था, नॉर्मली खुद नहीं ये ट्रांसपोर्ट हो सकते थे, इनको चाहिए था वाटर, तो वो रीज़न था कि एंडोऑस्मोसिस की वजह से वाटर पूरा का पूरा फ्लोएम में आया और उससे ट्रांसपोर्ट हो गया। सो दिस वाज योर मास फ्लो हाइपोथेसिस कि कैसे वाटर का ट्रांसपोर्टेशन, पूरा फूड का ट्रांसलोकेशन हुई फ्रॉम योर सोर्स टू योर सिंक, right? So with this we complete our chapter transport of water, very important chapter from need point of view. We covered all कि कैसे शॉर्ट प्लांट्स में पानी पूरा ट्रांसपोर्ट होगा, कैसे हायर प्लांट्स में वाटर का पूरा ट्रांसपोर्टेशन और मिनरल्स का ट्रांसलोकेशन हो पाएगा। So if you have any doubt related to this chapter, please write in the comment section below. और अगर ये चैप्टर समझ आया हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, then please hit the like button. साथ के साथ आप मुझे टेलीग्राम चैनल पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसके हैंड रिटन नोट्स वी आर गोना प्रोवाइड यू देयर। और नीट से रिलेटेड कोई भी दिक्कत है या प्रिपरेशन स्ट्रैटेजीज से कोई भी रिलेटेड प्रॉब्लम है, यू कैन ऑल्सो DM मी ऑन द इंस्टाग्राम। टेलीग्राम और इंस्टाग्राम का लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। सो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर मेड अकेडमी। थैंक यू वेरी मच।